हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और मैं भी आपके लिए पूरा मेहनत कर रहा हूँ, पूरा रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ और आप उसे पसंद भी कर रहे हैं और आप डेली अपडेट भी रह रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सीख चुके थे रॉल्स लॉ क्या होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पे अप्लाई किए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर निकालेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का। तो इससे पहले वेपर प्रेशर निकाले थे किसका, लिक्विड सॉल्यूशन का। अब हम लोग निकालेंगे किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये सेकेंड हम लोग सीखने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसका हिंदी लिख लेते हैं। ठोस द्रव विलयन के वाष्प दाब। चलिए, तो खूब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें फॉर्मूला तो नहीं बनेगा लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आपको बनेगा। तो एक लिक्विड लेते हैं, प्योर लिक्विड। चलिए, उसके बाद क्या करते हैं, इस लिक्विड में हम लोग सॉलिड को मिक्स कर देते हैं। पहले प्योर लिक्विड था, अब इसमें हम क्या किए, सॉलिड को मिक्स कर दिए, एक सॉल्यूशन बना दिए, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। एक प्योर लिक्विड लिए फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या किए, इस प्योर लिक्विड में हम लोग सॉलिड को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिए, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें क्लियर है, इसमें सिर्फ लिक्विड है और इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों हैं। चलिए, अब आपको पहले भी बता चुके हैं, सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, और लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल। और वोलेटाइल क्या होता है वो आपको बता चुके हैं। नॉन वोलेटाइल बोलेंगे ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो भाप में, वाष्प में नहीं बदलता है आसानी से, और वोलेटाइल बोलेंगे ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से वाष्प में बदल जाए। तो जब भी वोलेटाइल का बात आता है तो वोलेटाइल में आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ आएगा, एक लिक्विड आएगा और एक गैस आएगा। तो गैस तो ऑलरेडी वाष्प अवस्था में रहता है, इसीलिए वोलेटाइल में एक लिक्विड बोलेंगे और एक गैस बोलेंगे। और नॉन वोलेटाइल में हम लोग किसको बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड जो होता है क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, इसका भाप नहीं बनता है। चलिए, क्लियर है। तो यहाँ पे प्योर लिक्विड लिए, सिर्फ इसमें लिक्विड है और कोई चीज़ मिक्स नहीं है। उस लिक्विड में हम लोग क्या किए, सॉलिड को मिक्स कर दिए। अब ध्यान से देखिए, अगर इस केस में हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ लिक्विड है, कोई दूसरा चीज़ मिक्स नहीं है। तो इस लिक्विड के सतह पर जो अणु होगा वो किसका होगा, सिर्फ इसी लिक्विड का होगा और किसी का नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ओनली पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट on the surface of liquid। क्लियर है, मतलब लिक्विड के सतह पर किसके कण, किसके अणु प्रेजेंट हैं, सिर्फ लिक्विड के और किसी का प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे ओनली पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, इसी को हिंदी में लिख सकते हैं, द्रव के सतह पर केवल द्रव के अणु
उपस्थित हैं, अणु या उसी को बोलेंगे कण उपस्थित हैं। ठीक है, अब जैसे ही इस प्योर लिक्विड में पहले तो शुद्ध था, अब इसमें हम मिक्स कर दिए, किसको मिक्स कर दिए? सॉलिड को, तो ये एक विलयन बन गया। अब ये लिक्विड शुद्ध रहा नहीं। चलिए अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, अब किसका कण रहेगा भाई? तो दो चीज़ है इस लिक्विड में, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। तो ऊपरी जो सतह है सॉल्यूशन का, विलयन का, उस पर सॉल्यूट का भी कण रहेगा और लिक्विड का भी कण रहेगा। तो सॉलिड का कण को इसे डिनोट करते हैं, तो ये हो गया सॉलिड और ये हो गया लिक्विड। तो कुछ सॉलिड का होगा और कुछ क्या होगा? लिक्विड का होगा। चलिए कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपको फर्क समझ में आए, लेकिन ऐसे गिन के नहीं होता है जो 5 गो सॉलिड का और 6 गो लिक्विड का। कुछ सॉलिड का कण होगा सतह पर सॉल्यूशन के और कुछ किसका होगा? लिक्विड का। अब मान लेते हैं ये जो कण है ये किसके कण है? सॉलिड के, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, पार्टिकल्स बोलिए या आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। और ये जो है ये किसका कण है? पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। तो दोनों में ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड है तो लिक्विड के सतह पर सिर्फ किसका कण रहेगा? लिक्विड का। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक सॉल्यूशन है, इसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, तो सॉल्यूशन का जो सतह है उस पर लिक्विड का भी पार्टिकल्स रहेगा और सॉलिड का भी पार्टिकल्स रहेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए तो इसको लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ बोथ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हम लोग लिक्विड मान के चलना, सॉलिड एंड लिक्विड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। चलिए तो इसमें लिख सकते हैं विलयन के सतह पर ठोस तथा द्रव दोनों के कण उपस्थित हैं। चलिए हो गया। तो ये बात तो समझ में आ गया। अब आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है, अब यहाँ पे जो वेपर बनेगा किसका बनेगा भाई? सबका बनेगा, क्योंकि लिक्विड क्या होता है? उड़नशील होता है, सब भाप में बदलेगा। तो यहाँ पे भाप बन रहा है किसका? ये भाप किसका हो गया? पूरा लिक्विड का, वेपर ऑफ लिक्विड। तो ये टोटल जितना सतह पर जितना भी पार्टिकल्स था सब इवोपरेट करेगा, सब भाप में बदलेगा। चलिए, क्योंकि लिक्विड जो होता है वोलेटाइल होता है। इस केस में ध्यान से देखिए, तो इस सतह पे दो तरह के कण हैं, दो तरह के पार्टिकल्स हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक सॉलिड के हैं और एक लिक्विड के हैं। तो आप खुद बताइए, लिक्विड का जो कण है, पार्टिकल्स है, वो भाप में बदलेगा कि नहीं? बदल जाएगा। लेकिन क्या सॉलिड का भाप में बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो वेपर में नहीं बदलता है, भाप में नहीं बदलता है, क्योंकि सॉलिड जो होता है उड़नशील मतलब वोलेटाइल नहीं होता है। चलिए, तो ये पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो है ये वेपर में नहीं बदलेगा। तो सॉलिड जो है वो वेपराइज नहीं होगा, भाप में नहीं बदलेगा। दे डू नॉट वेपराइज। ये समझने के लिए बता रहा है, नीचे जो हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे वही आपका काम है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। ये वाष्पित
नहीं होंगे। चलिए क्लियर है। लेकिन जो लिक्विड का कण है, पार्टिकल्स है, वो तो वेपर में बदल जाएंगे। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, दे वेपराइज, इसी का हिंदी लिख सकते हैं ये वाष्पित होंगे। अब दोनों में ध्यान से देखिए, प्योर लिक्विड था तो इसमें लिक्विड का जितना भी कण था सरफेस पे सब वेपराइज हो रहा है, सब भाप में बदल रहा है। लेकिन जैसे ही प्योर लिक्विड में हम लोग किसी सॉलिड को मिक्स करेंगे, ठोस को मिलाएंगे, तो होगा क्या, सतह पर अब सॉलिड का भी पार्टिकल्स होगा और लिक्विड का भी पार्टिकल्स होगा। तो लिक्विड का पार्टिकल्स तो भाप में बदलेगा, लेकिन सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो भाप में नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्लियर है, यहाँ पे ज़्यादा वेपर बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कम वेपर बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड के आने के कारण इसका जो भाप था वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि सतह पर सॉलिड का भी पार्टिकल्स आ गया और यहाँ पे सॉलिड का पार्टिकल्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ किसका पार्टिकल्स है, लिक्विड का। लेकिन यहाँ पे किसका पार्टिकल्स है, सॉलिड का भी है और लिक्विड का भी है। तो लिक्विड वाला तो उड़ जाएगा, भाप में बदल जाएगा, लेकिन सॉलिड वाला तो नहीं बदलेगा, वो अपना जगह घेर के रखा है। तो वो जगह जो घेर के रखा है वो तो डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड का वेपर है। तो क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड सतह पर है, इसीलिए इसका वेपर ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे लिक्विड भी है सतह पे और सॉलिड भी है, इस कारण इसका वेपर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा वेपर है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर जो होगा ज़्यादा होगा और इसका जो वेपर है कम है, इस कारण इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो क्लियर, आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम प्योर लिक्विड में, शुद्ध द्रव में जब हम एक ठोस को, सॉलिड को डालेंगे, तो उस सॉल्यूशन का, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर अगर 200 है, अब इस लिक्विड में अगर हम सॉलिड को डाल देंगे तो अब उसका वेपर प्रेशर 200 से क्या होगा, कम होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो एकदम शॉर्ट में समझाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या उसी को बोलेंगे प्योर लिक्विड ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी को हिंदी में लिख देते हैं, द्रव का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होगा। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी को हम लैंग्वेज में, स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो इसका यही मतलब हो गया, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि आप जान गए, अगर प्योर लिक्विड लेंगे तो लिक्विड का जितना भी कण है सब वेपराइज हो जाएगा। लेकिन जैसे उसमें सॉलिड डालेंगे तो सॉलिड वाले जो पार्टिकल्स हैं वो वेपराइज नहीं होंगे, सिर्फ लिक्विड के पार्टिकल्स वेपराइज होंगे। इस कारण सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, किससे? प्योर लिक्विड से। तो ये बात क्लियर हो गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसी को हम स्टेटमेंट में लिखने जा रहे हैं। और कारण क्या देंगे, ये जो चीज़ हम समझाए हैं उसी को हम कारण देंगे। जी, इस कारण सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, किससे? लिक्विड से। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन भी बनता है इस पे, जे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड से क्यों कम हो जाता है, प्योर लिक्विड से क्यों कम हो जाता है या प्योर सॉल्वेंट से क्यों कम हो जाता है। तो इसका हम रीजन ये जो बताए हैं इसी सब से हम देंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर में जो कमी आ रहा है सॉल्यूशन का, वह सॉलिड का जो नेचर है, सॉलिड का जो प्रकृति है उस पर निर्भर नहीं करेगा। सॉलिड कितना अमाउंट में है उस पर निर्भर करेगा जिस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम हुआ। तो ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वह सॉल्यूट मतलब सॉलिड के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉलिड के अमाउंट पे निर्भर करेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल हम ले, मान लीजिए 1 लीटर पानी में आप 10 ग्राम
नमक को डिज़ोल्व कीजिए या 10 ग्राम आप शुगर को डिज़ोल्व किए, जो पानी का जो वेपर प्रेशर में कमी आएगा वो दोनों में सेम होगा। इसका मतलब वो चीनी और नमक पे निर्भर नहीं करेगा, वो निर्भर करेगा चीनी और नमक का अमाउंट कितना है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो बात आपको हम समझाए हैं उसी बात को हम क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिए हैं। जब किसी सॉलिड को, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब किसी सॉल्वेंट में, किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से। तो उसका कारण जो है वो हम लिख चुके हैं। जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, मतलब सॉलिड को जब एक प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, डालते हैं, तो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो जाता है वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में जो सतह होता है, सरफेस होता है, वो सिर्फ लिक्विड द्वारा ऑक्यूपाई रहता है और पूरा लिक्विड वेपराइज कर जाता है। लेकिन सॉल्यूशन में अगर बात करेंगे तो सॉल्यूशन में सॉलिड का भी पार्टिकल्स है सरफेस पे और लिक्विड का भी पार्टिकल्स है सरफेस पे, जिसमें सॉलिड का जो पार्टिकल्स है, सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपराइज नहीं होता है, लेकिन लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपराइज हो जाता है। इस कारण जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, किससे? प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से। तो क्लियर है भाई? तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप खुद देखिए यहाँ पे पूरा भरा हुआ है लिक्विड के कण से, लेकिन यहाँ पे देखिए लिक्विड का भी कण है और सॉलिड का भी कण है, इसलिए यहाँ पे कम वेपर बनेगा और यहाँ पे ज़्यादा वेपर बनेगा। तो ज़्यादा वेपर मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर और कम वेपर मतलब कम वेपर प्रेशर। तो क्लियर है? ज़्यादा वेपर होगा तो ज़्यादा दाब बनाएगा लिक्विड के सतह पर, और कम वेपर होगा तो लिक्विड के सतह पे कम दाब बनाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको आप कॉपी कीजिए और इसका हिंदी नीचे लिख चुके हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो बात हम कहें वही बात है। अब हम लोग सीखेंगे रॉल्स लॉ को हम लोग हेनरी लॉ का स्पेशल केस क्यों कहते हैं। चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये सीख गए जो किसी प्योर लिक्विड में, अगर प्योर सॉल्वेंट में अगर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, डैट मीन्स सॉलिड को अगर डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। किससे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड से। तो ये हम लोग सीखे। अब हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे। रॉल्स लॉ स्पेशल केस होता है किसका? हेनरी लॉ। मतलब रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ को आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों एक ही तरह का है, और दोनों को आप ध्यान से देखिएगा तो पाइएगा रॉल्स लॉ जो है कोई नया नियम नहीं है, ये हेनरी नियम से ही बना है। कौन लॉ? रॉल्स लॉ। तो इस तरह आप कह सकते हैं हेनरी लॉ का एक पार्टिकुलर केस है, एक विशेष स्थिति है। कौन? रॉल्स लॉ। तो दोनों को लिखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। रॉल्स लॉ जो है एक विशेष स्थिति है, एक स्पेशल केस है किसका? हेनरी लॉ का। तो एक साइड लिखते हैं हम लोग रॉल्स लॉ और एक साइड हम लोग लिखते हैं हेनरी लॉ। रॉल्स लॉ और इधर हम लिखे हेनरी लॉ। अब दोनों का डेफिनेशन हम लिख देते हैं। चलिए रॉल्स लॉ क्या बोलता है? रॉल्स लॉ बोलता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile component is directly proportional to its mole fraction। हेनरी लॉ क्या बोलता है? हेनरी लॉ बोलता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, और गैस भी क्या होता है? वोलेटाइल होता है।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। चलिए अब दोनों को समझिए। रॉल्स लॉ बोलता है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, या उसी बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर है, किसी भी कंपोनेंट का किसी सॉल्यूशन में, और कंपोनेंट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉल्स लॉ। किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा या पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वह उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो काई से या एक से डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन को, और पी से डिनोट करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर को। चलिए अब हेनरी लॉ को देखिए। हेनरी लॉ क्या बोलता है, हेनरी लॉ बोलता है जो किसी भी गैस का, तो ध्यान दीजिए गैस भी तो वोलेटाइल है, क्योंकि आपको बता चुके हैं सॉलिड नॉन वोलेटाइल होता है, अउरणशील होता है। लेकिन अगर बात करेंगे लिक्विड का और गैस का, तो गैस को तो ऑलरेडी भाप ही में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोलेटाइल। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या वोलेटाइल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हेनरी लॉ को ध्यान से समझिए। हेनरी लॉ का होता है कि गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम गैस को वोलेटाइल कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वोलेटाइल में एक लिक्विड आएगा और एक गैस आएगा। तो इस गैस के जगह पर अगर हम वोलेटाइल लिख दें तो गैस तो जनरल हो गया, गैस को एक खास कर दिए क्या, वोलेटाइल। तो ध्यान से देखिए हेनरी लॉ का जो नियम था वो गैस के लिए था, और गैस क्या होता है, वोलेटाइल होता है। उसी वोलेटाइल को अप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो ये कौन लॉ बन गया, रॉल्स लॉ। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो रॉल्स नियम जो है वो हेनरी लॉ का ही स्पेशल केस है। तो हेनरी लॉ सभी गैस के लिए काम करेगा, और गैस क्या होता है, वोलेटाइल होता है, इसलिए रॉल्स लॉ जो है एक स्पेशल केस हो गया किसका, हेनरी लॉ का। अब इसी को आगे हम लोग लिखते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, रॉल्स लॉ में क्या आता है, P नॉट इंटू एक्स, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पे ये भी बात नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे। चलिए कि P क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर, और P नॉट क्या हो गया, वेपर प्रेशर, और प्योर लिक्विड, ये सब तो मालूम ही होगा, और एक्स क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का। उसी तरह के एच क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट, और एक्स क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का, और पी का हो गया पार्शियल प्रेशर। चलिए अब दोनों को ध्यान से देखिए। तो P यहाँ पे भी है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे भी है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे भी है। दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे, P नॉट जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, KH के। तो इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट P नॉट बराबर हो जाएगा किसके, KH के। तो जब रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ को जब हम इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, तो हम लोग पाएंगे P नॉट जो है किसके बराबर हो जाएगा, KH। और P नॉट का मतलब आप समझ गए, P नॉट यहाँ पे लिख चुके हैं। P नॉट का क्या मतलब हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हेनरी कांस्टेंट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, और इसी में लिख देंगे इन दिस वे वी कैन से दैट
रॉड्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर। और इस तरह हम लोग कह सकते हैं जो रॉड्स लॉ जो है वो स्पेशल केस हो गया किसके, हेनरी लॉ के, क्योंकि दोनों के केस में हम लोग देख रहे हैं ये पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों केस में हम लोग देख लिए पार्शियल प्रेशर जो होगा किसी कंपोनेंट का वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह हम लोग कह सकते हैं रॉड्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब इसको आप कॉपी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट था और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन 2 बनता है, जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, डैट मीन्स सॉलिड को जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से क्यों कम हो जाता है, ये क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन कह सकता है जी आप एक्सप्लेन कीजिए रॉड्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस कैसे है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, एक ये लिख दीजिएगा, एक ये वाला स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, उसके बाद आप ये वाला डायरेक्ट इक्वेशन लिख दीजिएगा और ये वाला डायरेक्ट इक्वेशन, और ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 बराबर करके ये लिख दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉपी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को कंटिन्यू देखिए। जब लाइव का समय हो, लाइव का समय फिक्स है 11 AM में, कभी कभी नेटवर्क के वीकनेस के कारण या किसी दूसरे डिस्टरबेंस के कारण कभी कभी लेट हो सकता है, लेकिन समय वही रहेगा। और अपडेट रहे, लेक्चर को लेट करके नहीं देखें, अपडेट रहे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम भी होगा। और लास्ट में वही बोलूँगा, दम दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना आपका फ्रेंड सर्कल है सभी को हमारे चैनल पर लाइए ताकि हमारा और आपका जो बॉन्ड है, जुड़ाव है, वो और मजबूत हो सके। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।